अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन नौज़ाद, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में। हूं लियाकत। आज बात करेंगे हम पाकिस्तान अंडर 19 वर्सेस इंडिया अंडर 19 की जो मैच हुआ उसके हवाले से, जहां पर पाकिस्तान ने टीम इंडिया को 8 विकेट से शिकस्त दी है। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 259 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, और पाकिस्तान ने 47 ओवर्स में ये टारगेट अचीव किया। पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे वह बहुत ही कमाल हमें लगे, और ज़ीशान ने 4 विकेट्स लिए। ज़ीशान के अलावा उबैद शाह, जो कि नसीम शाह के छोटे भाई हैं, और तीनों भाई अब क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले नसीम शाह थे, उसके बाद हुनैन का हमने जिक्र सुना, और उसके बाद अब उबैद शाह, उन्होंने 2 विकेट लिए, और उबैद शाह के साथ आमिर जिन्होंने 2 विकेट लिए। और आमिर का जो एग्रेशन था वो देखने वाला था, और इसी तरह लग रहा था जिस तरह मोहम्मद आमिर बॉलिंग करवा रहे हैं। और जवाब में जब पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट हुई तो 28 रन पे पाकिस्तान का पहला विकेट गिरा था, और 8 रन बनाकर आउट हुए शमाइल हुसैन। और शमाइल के आउट होने के बाद एक पार्टनरशिप लगी, फिर शाहजेब खान 63 रन बना के आउट हुए, और उसके बाद कोई विकेट भी इंडिया लेने में कामयाब ना हो सका। कप्तान साद बेग और मर्द मैदान आज़ान अवैस ने सेंचुरी भी की, और साद बेग की 50। पाकिस्तान यूं 8 विकेटों से ये मुकाबला अपने नाम करने में कामयाब हुआ। और पाकिस्तान का जो अंडर 19 का टैलेंट है वो हमेशा से इसी तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन पता नहीं क्यों जब ये तमाम तर प्लेयर्स जो हैं ये मेन टीम में आते हैं तो इनको क्या हो जाता है। क्या हमारा जो मेन टीम की पॉलिटिक्स है, जो स्ट्रक्चर है, वो सारे सिस्टम को ख़राब कर देता है, या कुछ और है? क्योंकि जब भी माजी में हमने देखा है अंडर 19 के लड़के हों, इमर्जिंग एशिया कप की अगर बात की जाए, जो भी लड़के हों वो कमाल परफॉर्मेंस देते हैं, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट भी और तमाम तर टीम्स के अगेंस्ट भी। लेकिन जो ही वो पाकिस्तान के सेटअप में आते हैं तो उनको पता नहीं क्या हो जाता है। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त मैच हुआ जहां पर नेशनल T20 का फाइनल था कराची वाइट्स और एबटाबाद के दरमियान, और 9 रन से ये मुकाबला कराची वाइट्स अपने नाम करने में कामयाब हुई। और उसके साथ साथ जो ही कराची वाइट ने ये मुकाबला जीता तो उनके जो कप्तान है असद शफीक, उन्होंने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आई थिंक 1-2 मैचेस वो डोमेस्टिक क्रिकेट के और भी खेलेंगे, लेकिन T20 क्रिकेट से उनकी रिटायरमेंट का ऐलान हो गया। असद शफीक के हवाले से अगर बात की जाए तो 77 टेस्ट मैचेस में 38 की एवरेज से 4660 रन बनाए उन्होंने पाकिस्तान के लिए। और इसी तरह ODI 60 खेले, फिर एवरेज इनकी ODI में 24.74 थी। 1336 रन बनाने में कामयाब हुए। T20 इंटरनेशनल की बात की जाए तो 10 मैचेस में 19.20 की एवरेज से 192 रन बनाने में कामयाब हुए असद शफीक। एक कामयाब तरीन टेस्ट बैटर रहे असद शफीक। एक ज़माने में जब मिसबाह-उल-हक टीम के कप्तान हुआ करते थे तो ये पार्ट एंड पार्सल थे, लेकिन उसके बाद जब ड्रॉप हुए तो कल असद शफीक का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहना था कि अब वो दमखम मौजूद नहीं है, अब वो एनर्जी नहीं है, और वो जो एक एनर्जी लेवल होता है पाकिस्तान के लिए खेलने का, और वो जो एक बंदे के अंदर चाह होती है, शायद वो ख़त्म होगी। और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से भी और तमाम तर डोमेस्टिक क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान करूँ। और इसी हवाले से असद शफीक ने जो हमारे पास खबरें हैं, वहाब रियाज शायद उनको सिलेक्शन कमेटी का कंसल्टेंट भी बनाएंगे। सलमान बट जिस सीट से फारिग हुए थे कंसल्टेंसी की, वो असद शफीक को मिलेगी। अच्छा, इस तमाम तर इशू पर बात करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ हो रहा है? मोहम्मद हफीज़ आज गिले करते हुए नजर आए। और सबसे पहले मैं आज के गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद साद, ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से तमाम तर सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। साद, आपको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं साद के ऊपर सवाल थ्रो करूं, साद ने आई थिंक पाकिस्तान के तमाम तर जो मीडिया हाउसेस थे वो खामोश थे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट किया था कि अबरार अहमद मुझे इंजर नज़र आ रहे हैं। और इस हवाले से मैंने मैनेजमेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो इंजर नहीं है। वो ज़रा क्लिप पहले सुन लेते हैं और उसके बाद फिर साद के साथ जो है गपशप को कंटिन्यू कर। अहमद थोड़ा सा हमें हमें मुझे जहाँ तक मैंने उनको नोट किया, जब वो बस से भी उतरे थे तो वो थोड़ा सा लड़खड़ा के उतरे थे। शायद उनकी टांग में शायद कोई खिंचाव था, और जब वो बॉलिंग करवा रहे थे उन्होंने कोई 5-6 ओवर किए तो थोड़ा सा वो कोई जान नहीं मार रहे थे दिगर जो बॉलर थे उनकी तरह इब्रार अहमद। तो जब मैंने बात की इस हवाले से वहाँ पे PCB के कुछ नुमाइंदगान, तो कह रहा था कि नहीं वो फिट है, वो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मैंने खुद नोट किया कि इब्रार अहमद शायद थोड़ा सा उनके शायद कोई टांग में शायद कोई खिंचाव है, जैसे वो जोर नहीं लगा रहे प्रैक्टिस के दौरान। साथ स्ट्रेट अवे में ज़रा अबरार वाले मामले पे आ जाता हूँ। 4 दिसंबर को आपने रिपोर्ट किया और मीडिया में ये खबरें आना स्टार्ट हुई, तकरीबन 7 या 8 या उसके भी बाद आना स्टार्ट हुई। और अब जो है मुझे ये लग रहा है कि वो मेरे ख्याल है कि शायद एक टेस्ट तो मिस कर रहे हैं, अगले भी टेस्ट वो मिस कर देंगे। अबरार के हवाले से क्या कुछ अब खबरें हैं, और अब क्या PCB मानना स्टार्ट हो चुकी है कि वो इंजर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हसनैन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने शो में दावत दी। देखिए हसनैन, हमने ये खबर जब ब्रेक की थी तो उस वक्त मुझे भी 1-2 मैसेज आए और उन्होंने कहा कि आपने शायद ये गलत खबर रिपोर्ट की है। तो मैं अपनी खबर पे स्टैंड कर रहा था, क्योंकि मैं आपको जरा स्टोरी जरा बता दूं बैकग्राउंड
कि पाकिस्तान टीम जब कैनबरा में मौजूद थी, सेकंड ये प्रैक्टिस सेशन था पाकिस्तान का, और जब टीम बस स्टेडियम के गेट पे पहुंची तो हम वहाँ पे मौजूद होते हैं फुटेज बनाने के लिए। तो जब इमरान अहमद वहाँ बस से उतर रहे थे तो इस तरह मैंने पहले भी बताया कि वो बड़े ही आराम से बस से उतरे, और जब मैंने कहा कि इनको अब चेक करता हूँ जाके ये नेट पे कैसे बॉलिंग करते हैं, तो वहां जब हमने उनको देखा तो बड़े वो धीमे लहजे में और आस्ता आस्ता चल रहे थे, उनका मतलब दिल नहीं कर रहा था बॉलिंग करवाने का। तो मैंने उस दिन आपको बता दिया था कि इमरान अहमद फुली फिट नहीं है और इनके इम्कानात नहीं लग रहे कि वो शायद पहला टेस्ट मैच खेल सकें। तो वो खबरें बाद में आ गई, बीसीबी की प्रेस रिलीज जारी होगी तो वो खबर दुरुस्त साबित हुई। दूसरी बात देखें कि अब पाकिस्तान टीम में पहुंच चुकी है पर्थ, और मेरे नजदीक ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के साथ एक हाथ कर दिया। और देखें जो हमारा जो पीएम 11 का जो मैच खेला गया पाकिस्तान के साथ, उसमें अगर आपने पिच को देखा हो तो ऐसी विकेट बनाई गई कि पाकिस्तानी जो बल्लेबाज थे उन्होंने मजे ले लेके रन किए। अब पाकिस्तान टीम पर्थ में मौजूद है। आज की खबर दे रहा हूं मैं आपको कि आज क्या हुआ कि आज पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है उन्होंने रिक्वेस्ट की है क्यूरेटर से कि हमें प्रैक्टिस के दौरान ग्रीन पिचेस दें, ताकि उनको पता चल गया कि पर्थ में कैसी विकेट होगी, मुश्किलात तो होंगी हमारे बैट्समैनों को। तो ये आज हमारी मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट की है कि हमें प्रैक्टिस के दौरान ग्रीन विकेट दी जाए। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान टीम में पर्थ में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को संभाल पाती है कि नहीं, तो अब ये देखना ही होगा कि अब कैसे संभालते हैं। अच्छा, ये बताएं कि हफीज़ ने क्या गिले किए? हफीज़ के भी यही गिले थे कि पिच हमें मतलब की नहीं मिली, और क्योंकि स्लो पिच दे रहे थे हमें पीएम 11 के मैच में भी, अब भी स्लो पिच के ऊपर प्रैक्टिस होगी, फिर एकदम से पर्थ की वो विकेट जहां पर फास्ट गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होता है, तो हफीज़ के भी यही गिले थे या कुछ और भी गिले थे? क्योंकि इंतजामात के हवाले से हफीज़ बहुत ही ज़्यादा आज मुझे मायूस नज़र आए। देखिए, मोहम्मद हफीज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने गिला भी किया कि हमें जो मैच दिया गया था पीएम 11 के खिलाफ, वो बड़ी स्लो विकेट थी और ये ऑस्ट्रेलिया की एक चाल हो सकती है, उन्होंने ये बात की है। और अब पाकिस्तान टीम से पर्थ में मौजूद है और सबको पता है, आपको भी पता है कि पर्थ की विकेट कैसी है, वहाँ वहाँ पे मुश्किलात तो होंगी बैट्समैनों को। दूसरा देखें कि मोहम्मद हफीज साहब जब मनोका ओवर में हमने उनको भी देखा, वो बैट्समैनों के साथ गपशप लगा रहे थे, तो उस टाइम बैट्समैनों की जो बॉडी लैंग्वेज थी बड़ी अच्छी लग रही थी कि रन्स भी हो रहे हैं, विकेट भी अच्छा है। तो अचानक से एक माहौल चेंज हो गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब पर्थ पहुंची, क्योंकि वहां पे जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वहां की जो पिच देखी होगी और जहां से वो खेल के दोबारा गए तो उसमें काफी उनको फर्क नजर आया होगा। तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ने एक, वो कहते हैं ना कि हमें हमारे साथ बड़े तेज निकले ऑस्ट्रेलिया वाले, प्रैंक कर दिया पहले बस। अपने स्लो विकेट पे खिला के और एकदम पर्थ की विकेट पे खिलाएंगे। तो ये हमारे बॉलर्स का भी इम्तिहान होगा, हमारे बैट्समैनों का भी इम्तिहान होगा। तो अब देखते हैं कि सैयद साहब होता क्या है। साथ ये बताएं कि पाकिस्तान में जब आते हैं तो हम उनको फुल प्रोटोकॉल देते हैं, जिस तरह की कंडीशंस वो चाहते हैं उस तरह की भी होती हैं, लेकिन वहाँ पे जाके हमें अपना सामान भी खुद उठाना पड़ता है। उसके बाद पिचेस भी वो पहले हमें स्लो देते हैं, बाद में हमें ग्रासी पिचेस दे देंगे, तेज़ विकटें दे देंगे, तो फिर पाकिस्तान तो हार, तो फिर मुझे लग रहा है कि तीसरे दिन पाकिस्तान को जो है ना उसका सामना करना पड़ सकता है। देखिए, बिल्कुल अगर ऑस्ट्रेलिया का अपना होम ग्राउंड है, उनको एडवांटेज है, वो जिस मर्जी किस्म की पिचेस बनाए, उनको एडवांटेज है, वो बनाएंगे भी, जाहिर बात है वो उनके यहाँ पे वो खेल रहे हैं, अपनी जीत लेके खेलेंगे। हम पाकिस्तान में आप देख लें इंग्लैंड की टीम आई थी, उसके अलावा हमने जो बाकी टेस्ट मैचेस खेले तो हमने रावलपिंडी की जो पिच है सबसे अच्छी पिच थी टेस्ट के लिए, हमने उसका क्या हाल किया। वहां पे आप देखें कि पाकिस्तान सुपर लीग में पिंडी की विकेट पे 250-250 रन बन रहे थे। तो वो देखें जो हमारे बड़े बैठे हैं, जो पिच में डालने वाले बैठे हैं, तो उनको जो लोग मशवरे देते हैं तो वो गलत मशवरे देते हैं, तो फिर जाके फिर नुकसान तो उठाना पड़ता है जब वो ऑस्ट्रेलिया आते हैं, इंग्लैंड आते हैं। अब आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने तो पाकिस्तान के साथ मेरे नजदीक एक अच्छी चाल चली है कि भाई उनका अपना होम ग्राउंड है, उनका अपनी होम एडवांटेज, तो वो लेंगे। स्लो विकेट बना के उन्होंने खिला दिया पाकिस्तान टीम को पीएम 11 के खिलाफ। अब पाकिस्तान टीम चली गई है पर्थ, और आज जो हमारे डायरेक्टर साहब हफीज साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कह दी है कि यार ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े तेज निकले हैं, उन्होंने कुछ चाल खेली है। तो अब देखें, अब ये तो अब वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान टीम के जो बल्लेबाज है, लेकिन साथ हमारा मसला ये है ना कि हमारा मसला ये है कि हम जब जीतते हैं तो क्रेडिट लेने के लिए सब आ जाते हैं। अब मैं कल देख रहा था शेख साहब को, वो क्रेडिट ले रहे थे अंडर 19 की जीत का। फिर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अभी तो सीरीज शुरू नहीं हुई, अभी तो आप देखेंगे बड़े आगे आगे आपको
खबरें मिलेंगी, बड़ी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेंगी और मुझे तो भी डर लग रहा है कुछ अहम प्लेयर इंजर्ड ना हो जाए। हाँ, तो बड़े नाम जो कप्तान-शप्तान बने। अच्छा मुझे ये बताएँ सर कि सरफराज के हवाले से और रिजवान के हवाले से एक बहुत ज़्यादा डिबेट चली है जब से शान मसूद ने ये कहा कि मैं सरफराज को प्रायोरिटाइज़ करूंगा ओवर रिजवान, तो उसके बाद एक डिबेट चल रही है, जो पीआर कंपनीज़ हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। एक्चुअल में खबर क्या है, क्या सरफराज और रिजवान दोनों ही प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या फिर सरफराज खेलेंगे और रिजवान रेस्ट करेंगे? देखिए, मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान टीम के पास 2 ऑप्शन ज़ेर गौर आ सकते हैं, जो कि मैं समझ रहा हूँ कि अगर पहला जो ऑप्शन है, पाकिस्तान टीम शायद 4 फास्ट बॉलर के साथ और 7 बैटर के साथ जा सकती है और दूसरा जो ऑप्शन है पाकिस्तान के पास वो 3 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर, 1 ऑलराउंडर के साथ जा सकती है। तो आप देखें कि इब्रार के इंजर्ड होने के बाद इस तरह साजिद जो कि स्पिनर हैं, उनको अब लग रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी और पाकिस्तान पहले मैच में शायद एक स्पिनर के साथ जो कि स्पेशलिस्ट स्पिनर है उनके साथ जा सकते हैं। तो पाकिस्तान टीम अब देखते हैं कि क्योंकि अब हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान टीम शायद इस सोच विचार पे शायद कल मीटिंग भी करेंगे किसको खिलाना है, किसको बिठाना है, लेकिन सरफराज अहमद वो खेलेंगे, 100% खेलेंगे क्योंकि जो कप्तान है शान मसूद, उन्होंने तो बड़ा खुल के सरफराज के हक में बयान दिया था कि सरफराज अहमद नो डाउट हमारे साबिक कप्तान भी रहे हैं, रन्स भी करते आ रहे हैं, तो सरफराज अहमद को हम प्रायोरिटी पे रखा हुआ है और उनको हम खिलाएंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि सरफराज अहमद पहला टेस्ट मैच खेलेंगे और देखते हैं अब प्लेइंग 11 में किसको मौका मिलता है, क्योंकि मुझे लग ये रहा है कि अब हमारे ज़राए भी ये बता रहे हैं कि कल शायद एक अहम मीटिंग हो इस हवाले से, क्योंकि आज जो पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस सेशन किया है, पिच को देखा है, तो कल एक अहम मीटिंग हो सकती है। ठीक हो गया साथ, उस मीटिंग का आपने बिल्कुल हाल अहवाल रखना है और उसमें जो भी होगा, जो प्लेइंग 11 होगी वो आपने एबीएन के नाजरीन को सबसे पहले पहुंचानी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे नुमाइंदा खुसूसी स्पोर्ट्स के लिए साद, जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और तमाम तर सीरीज़ के दौरान साद आपको अपडेट्स देते रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पर हारून मलिक साहब के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। पहले कराची में एहतजाज हुआ, फिर लाहौर में एहतजाज हुआ और अब खबर ये है कि कल फीफा के साथ मीटिंग थी, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी बैनुल-सूबाई मिनिस्ट्री है उसकी, और जो स्पोर्ट्स बोर्ड के अहदेदारान हैं वो भी कैंसिल हो चुके हैं और वो कैंसिल करवाने में एक बहुत बड़ा रोल है हारून मलिक साहब का। सो इस हवाले से PFF के साबिक अहदेदारान भी हमारे साथ मौजूद होंगे और हमारे रिपोर्टर नासिर भी मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे एहतजाज के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब उस खेल की बात करेंगे जो कि पूरी दुनिया में बड़ा मकबूल है, लेकिन पाकिस्तान में उसके खिलाफ एहतजाज भी हो रहे हैं, उनकी कमेटी के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल की, और फुटबॉल के एहतजाज पहले कराची में, फिर उसके बाद लाहौर में हुए। और ये एहतजाज क्यों हो रहे हैं? ये डेफिनेटली हारून मलिक साहब के खिलाफ हो रहे हैं, जो कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सरबराह हैं, और ये इलेक्शन को डिले होने की वजह से हो रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ आज रिपोर्टर हमारे मौजूद है अली नासिर, जिन्होंने इस पूरे एहतजाज को कवर किया, और उसके साथ साथ सरदार नवीद साहब मौजूद हैं जो कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं PFF के, उनसे भी बात करेंगे। अली, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं, मुझे आप बताइएगा, आप लाहौर में पहुंचे थे, एहतजाज सारा आपने रिकॉर्ड किया, मुजाहिरीन क्या कुछ मुतालबात कर रहे थे और क्या उनके मुतालबात सुने जाएंगे या फिर वही होगा जो कि कराची के बाद फिर लाहौर और उसके बाद इस्लामाबाद में होगा और फिर हारून मलिक साहब जो चाहेंगे वो करेंगे? जी बिल्कुल, ये लाहौर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के बाहर एहतजाज हुआ था, जिसके अंदर पाकिस्तान फुटबॉल के साबिक खिलाड़ी और अहदेदारान थे, जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन के खिलाफ एहतजाज किया था। मलिक हारून इनका नाम है। थोड़ा सा मैं पस मंजर बताना चाहता हूँ कि मलिक हारून कैसे चेयरमैन बनते हैं। उनको फीफा ने 2019 में चेयरमैन बनाया था और फीफा ने 5 नुकात उनके सामने रखे थे। एक तो उनके सामने ये नुकात रखा था कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, और वो इलेक्शन करवाना भी नाकाम हुए, और इसके अलावा हर महीने उन्होंने रिपोर्ट जमा करवानी थी फीफा को, उसमें भी वो नाकाम हुए हैं, और क्लबों की स्क्रूटनी के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि आप क्लबों की स्क्रूटनी करें और इसके बाद आप इलेक्शन करवाएं। तो फिलहाल वो इसमें भी मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और कल 12 दिसंबर को फीफा की मीटिंग भी होनी थी इसी वाले से, क्योंकि पाकिस्तान में फुटबॉल फेडरेशन के जो अहदेदारान हैं उनके एहतजाज के बाद उन्होंने ये गौर करना था कि आया कि ये इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहे और स्क्रूटनी का अमल क्यों नहीं हुआ। तो लेकिन वो मीटिंग भी कैंसिल कर दी गई है फीफा की जानिब से। तो ये सारी सूरत हाल, अब ये सिर्फ यही मुतालबा करते हैं कि फीफा ने इनको कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाना है। 2019 के ये बैठे और अभी तक स्टिल इलेक्शन नहीं हो रहे। और ये भी मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि जो मलिक हारून साहब हैं, इनके पास पाकिस्तान की शहरियत भी नहीं है, ये कनाडा की शहरियत रखते हैं। तो ये सारी सूरत हाल अपने असर रसूख की वजह से वो अभी तक बैठे हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जिसकी वजह से वो इलेक्शन में भी डिले कर रहे हैं, स्क्रूटनी का भी अमल नहीं हो रहा।
अब ये जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जो अहदेदारान का सिर्फ यही मुतालबा है कि जो है वो फिल फॉर इलेक्शन करवाए जाए। ठीक। इससे साथ साथ पाकिस्तान फुटबॉल की बेहतरी के लिए भी जरूरी है ये इलेक्शन, ताकि खिलाड़ियों के भी जो गिले शिकवे हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इस एहतजाज के अंदर पाकिस्तान फुटबॉल के साबिक खिलाड़ी भी हम देख रहे हैं जो कि मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, और ये खासतौर पर बलूचिस्तान में फुटबॉल बहुत ज्यादा खेला जाता है, और वहां से भी खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद जो डोमेस्टिक लेवल की है वो भी इस एहतजाज में शामिल थी। सिर्फ यही मुतालबा कर रहे थे कि आप ये जो है उनको इस्तीफा देना चाहिए। ठीक, नासिर हमारे साथ रहिएगा। जरा मैं नवीद साहब की जानिब जाऊंगा। नवीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि एहतजाज तो हो रहे हैं, कराची में भी हो रहे हैं, फिर लाहौर में भी हो रहे हैं, कल ये शायद नेशनल प्रेस क्लब के सामने भी हो जाएं, लेकिन कोई इस पे अमल दरामद होते हुए नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट भी यहाँ पे बेबस नजर आ रही है। कल मीटिंग थी 12 दिसंबर को IPC मिनिस्ट्री की फीफा के साथ, वो भी कैंसिल हो गई। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा असर रसूख अब हारून मलिक साहब का है कि तमाम तर चीज़ें कैंसिलेशन की तरफ जा रही हैं? पहले तो मैं आपका ABN न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना इंटरेस्ट लिया है इस गेम में, और यकीनी तौर पर हालात जो हैं वो साजगार नहीं हैं फुटबॉल के हवाले से। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 2018 में, जहां दो पार्टी जिनका डिस्प्यूट था कि जी आप इलेक्शंस करवा लें, तो दोनों की रजामंदी से सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में ये इलेक्शन हुआ, और उसकी सुपरविजन थी अंडर दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने नॉमिनेट किए थे ऑफिशियल्स, और बड़े अच्छे अंदाज से और फेयर अंदाज से वो इलेक्शंस हुए, जिसके बाद 12 दिसंबर 2018 को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की इलेक्टेड आईनी बॉडी वजूद में आई। लेकिन फिर वो जो पार्टी जीती नहीं इलेक्शन, उन्होंने फिर, बिकॉज दे वर रनिंग द शो इन द पास्ट, उन्होंने फिर फीफा और AFC को लिखा कि जी ये इलेक्शंस ठीक नहीं हुए। तो फीफा ने फिर अपना डेलीगेशन यहाँ भेजा 2019 में, और उन्होंने सजेस्ट किया कि जी क्यों ना हम यहाँ नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगा दें, इंडिपेंडेंट लोगों की, कॉम्पिटेंट लोगों की, और वो आपके जो आइन है PFF का, उसके तहत फ्रेश इलेक्शन करा दें। तो हम सब ने उस पर रजामंदी की। हमने कहा वी हैव नो इशू, आप करवा दें। तो दिस वाज इन लेट सितंबर 2019। हमजा खान साहब के शक्ल में चेयरमैन अपॉइंट हुए, और उनके साथ 4 मेंबर्स थे। उनमें से एक मेंबर ने ओथ नहीं लिया, तो 3 मेंबर्स थे। बाद में एक खातून को इंडक्ट किया गया, तो टोटल 4 + 1 चेयरमैन। और ये जो आपकी रिपोर्ट है, इसमें मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। द मंथली सैलरी ऑफ द चेयरमैन इज एनीवे बिटवीन $7,000 to $8,000, एंड मेंबर्स की है, 4 मेंबर्स हैं इस वक्त, उनकी है $3,000 से $4,000। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए $50,000 एवरी मंथ आते हैं, और उसके अलावा जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए सेपरेट फंडिंग है। तो फीफा ने जो मैंडेट दिया, दैट वाज वेरी क्लियर मैंडेट। उन्होंने कहा कि जी आप डे टू डे अफेयर्स को लुक आफ्टर करेंगे, नंबर 1। उसके बाद आप क्लब की रजिस्ट्रेशन जो हैं वो आप उसकी स्क्रूटनी करेंगे, और उसके बाद आप प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन प्रोविंशियल लेवल एंड नेशनल लेवल पे आप इलेक्शंस कराएंगे। और ऐसा नहीं हुआ। हमजा खान ने थोड़ी पेशरफ्त की, तो 2020 दिसंबर में, बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन हिम एंड द सेक्रेटरी व्हिच ही हैड अपॉइंटेड NC में, तो वो कोर्ट केसेस हो गए उनके ऊपर, NC के। तो ही हैड टू रिजाइन, एंड देन दे पुट इन एन इंटरिम उसी मेंबर्स में से। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अब ये जो एहतजाज हो रहे हैं, सरदार साहब मुझे ये बताइएगा कि अब जो एहतजाज हो रहे हैं हारून मलिक साहब को हटाने के हवाले से, अब हारून मलिक साहब इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो आपकी IPC मिनिस्ट्री के साथ भी जो है ना वो मीटिंग्स फीफा की कैंसिल करवा रहे थे। इन फ्यूचर क्या होगा? क्या हारून मलिक साहब इस कुर्सी से उतरेंगे या नहीं? को भी पता लगा कि व्हाट रॉन्ग हैज गॉन इन दिस होल सिचुएशन। तो बहरहाल 2019 जनवरी को हारून मलिक साहब ने टेक ओवर किया विद द न्यू कमेटी, और उनको मैंडेट दिया फीफा ने 9 मंथ्स में कि जी आप ये सारे काम करें। सो दैट मीन्स दे शुड हैव कंक्लूडेड द इलेक्शंस इन 2021। उन्होंने जो मैंडेट दिया था उनको, उस पर तो काम ही नहीं कुछ किया। दे कंटिन्यूड इंटरनेशनल फुटबॉल, दूसरे तरीके काम, एंड देयर वाज नो डोमेस्टिक फुटबॉल। नवीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो अब क्या हुआ है,
कि जी दिस वेंट ऑन एंड हम बार बार फीफा को लिख रहे थे, एएफसी को लिख रहे थे, आईपीसी मिनिस्ट्री को लिख रहे थे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को लिख रहे थे। देन दी नेशनल असेंबली वाज इंटैक्ट एट दैट टाइम, उनकी जो कमेटी थी ऑन स्पोर्ट्स और आईपीसी, उनसे मीटिंग्स हुई एंड न्यूमरस टाइम्स हारून मलिक वेंट एंड मेट देम एंड गेव देम फॉल्स प्रॉमिसेस। इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रोड मैप दिया जो इन्होंने फॉलो नहीं किया। इन्होंने मिनिस्टर ऑफ आईपीसी को रोड मैप दिया, इलेक्शन का नहीं फॉलो किया। He has changed those road maps 4 times. अब सितंबर में मीटिंग होनी थी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी एंड पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड टुक इट वेरी सीरियसली बिकॉज जो कायमा कमेटी थी आईपीसी की, उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी पहली कि इस बंदे नवीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? रखें उस पे ईसीएल पे। नवीद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नवीद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये हारून मलिक साहब इतने पावरफुल हैं या फिर फीफा जो है वो बिल्कुल आंखें बंद किए हुए हैं, क्योंकि इतने ज्यादा एहतजाज हो चुके हैं। पाकिस्तान में हर शख्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फीफा चेंज नहीं कर रहा, नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले से कोई फैसले नहीं कर रहा। हम देख रहे हैं कि अंडर 19 के जो लड़के हैं ना उनको टीएडीए मिल रहा है ना कुछ और चीजें मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फीफा जो है नजरें बंद किए हुए। देखें जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये ड्यूज नेशनल टीम के 15 मैचेस हैं, उसके ड्यूज हैं। विमेन हमारी चैंपियन टीम थी जिसने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, उनके ड्यूज हैं। ऑफिशियल्स के ड्यूज हैं अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23। आई थिंक इफ आई कैलकुलेट रफली जो आजकल वो ड्यूज पे कर रहे हैं, दिस अमाउंट गोज अप टू अबाउट 60 to 70 लाख रुपीस। अब ये सारे बच्चे दे कम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास एंड बैकग्राउंड, उनके लिए तो ये ब्रेड एंड बटर है। और दूसरी बात ये है कि डिपार्टमेंटल फुटबॉल भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से बच्चे एंगेज हो सकते थे डिपार्टमेंट्स में, और वहाँ डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते थे। ना प्रीमियर लीग हुई है, ना चैलेंज कप हुआ है, ना विमेन चैंपियनशिप हुई है। सो देयर हैज बीन नो डोमेस्टिक एक्टिविटी व्हाटसोएवर। तो आपका टैलेंट कहाँ से ग्रूम करेगा, मुझे बताइए। अब ये जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, ये 7-8 प्लेयर हमारे पाकिस्तानी ओरिजिन के बाहर से बुला लेते हैं, कोई इंग्लैंड से, कोई नॉर्वे से, कोई अमेरिका से, और उनको विदाउट कैंप ट्रेनिंग उनको 2 दिन मैच से पहले ला देते हैं। अब जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं उनको नहीं पता उनके बारे में, द कोच डजंट नो अबाउट देम। तो आपके तो नवीद साहब ये बताएं कि फीफा कब तक आंखें खोलेगा? फीफा आंखें कब तक खोलेगा? तो अब देखिए जी, ये मीटिंग वो सितंबर में होनी थी जो आईपीसी, एनसी, फीफा और एएफसी। आईपीसी मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी सेक्रेटरी आईपीसी को, उन्होंने एक चार्जशीट इसके खिलाफ बना के भेजी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा जी बेस्ट दैट वी सिट टुगेदर एंड थ्रैश आउट ऑल दीस इश्यूज। तो जब सितंबर आया तो फिर हारून मलिक ने कोई ना कोई एक्सक्यूज दिया एंड ही रिक्वेस्टेड फीफा टू पोस्टपोन इट। अब फिर ये हुआ है कि 2 दिन या 3 दिन पहले ही हैज अगेन गिवन एन एक्सक्यूज एंड टोल्ड फीफा दैट आई नीड सम मोर टाइम बिकॉज देयर आर सर्टेन अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। नो, वी डोंट नो व्हाट इज द अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। एग्जैक्टली। हमारे नजदीक तो आपने रेफरीज का इलेक्शन इलीगल करवाया है, विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फीफा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एएफसी रेफरी एसोसिएशन एंड पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑल illegalities आर बीइंग कंटिन्यूड एंड बीइंग परस्यूड बाय दिस ग्रुप। अब हम तो अपना मिशन जारी रखें। हम ठीक हो गया जी, आप अपना मिशन जारी रखे हुए हैं और नवीद साहब हम भी अपना मिशन जारी रखेंगे और हवाले से जितनी भी बात होगी हम आवाज़ भी उठाएंगे। और ये जो हारून मलिक साहब हैं जो कि फुटबॉल को पता नहीं अपना घर समझ के उसके ऊपर बैठे हुए, और नॉर्मलाइजेशन कमेटी का काम ये था, उसने इलेक्शन करवाने थे, स्ट्रक्चर को बेहतर करना था, ना इलेक्शन हो रहे हैं ना स्ट्रक्चर बेहतर किया जा रहा है। और जिस तरह नवीद साहब बता रहे थे कि फीसेज अभी तक पे नहीं हुई, और नासिर ने भी कुछ ऐसी चीज़ें बताई, सिर्फ अपनी जेबें ये भर रहे हैं और बाकी फुटबॉल जाए बाहर में, पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जाए बाहर में, और ये चीज़ें जो है अब फुटबॉल में मेरा ख्याल है कि इनको खत्म होना चाहिए। ख़वातीन औज़ात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। नवीद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और नासिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।